This is Kailash from Surat. जय जिनेंद्र। पोरवाल प्राइड मेवाड़ के इस वर्चुअल मंच पर पावरफुल पोरवाल पर्सनालिटीज वेबिनार सीरीज के अंतर्गत आज का ये तीसरा वेबिनार। इस वेबिनार श्रृंखला में आपका स्वागत, आपका अभिनंदन, आप सबका अभिनंदन। आज का ये सेशन मैं चालू करूं उससे पूर्व मैं अभी सभी बंधुओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने घर में और भी जो युवा पीढ़ी, लेडीज और भी जो बंधु बैठे हैं उनको भी लाइव लाइए, आपके स्क्रीन के सामने लाइए। आज का वेबिनार काफी शानदार होने जाएगा, ऐसा मुझे बिल्कुल आश्वासन विश्वास है, क्योंकि जैसा कि पिछले 2 सेशन में हमने ऑब्जर्व किया था कि अपने पोरवाल समाज के जो इतने लिटरेचर हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, वो भी काफी वेबिनार में नहीं आए थे। कुछ कारण नहीं, मुझे नहीं मालूम कोई कारण रहा होगा। तो आज सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी सुन रहे हैं मेरी आवाज को, सब अपने घर में जो भी बहनें बेटी है, हाउस वाइफ है, चाहे क्यों ना हो वो हाउस वाइफ, और जो युवा बैठे हैं, सबको आप यहाँ स्क्रीन के सामने लाइए। हाँ जी, राकेश जी बोलिए। हाँ जी, ओके गुड। पहले आवाज बंद हो गया था आपका, ठीक है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, पिछले 2 सेशन में हमने ऑब्जर्व किया था कि युवा पीढ़ी कम आ रही थी। तो आज सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वापस बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सभी मेंबर्स को आप यहाँ स्क्रीन के सामने लावे, क्योंकि आज का वेबिनार बहुत ही शानदार होने जा रहा है। आप सब जानते हैं वैसे कि पोरवाल समाज एक बहुत ही शिक्षित और वेल एजुकेटेड समाज है। इसमें लिटरेसी काफी अच्छी मात्रा में है, तो सबको आप यहाँ आना चाहिए था। और हम लोग ये वेबिनार इसी कारण से कर रहे हैं, अपने युवाओं को एक अच्छे मार्गदर्शन मिले, अपने पोरवाल समाज के जितने बड़े बड़े प्राइड है उनका जीवन अपन यहाँ डिकोड करें। आपको उनसे प्रेरणा मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा। और आज का सेशन वैसे पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए समर्पित है, और ये कॉर्पोरेट सेक्टर पूरा युवाओं को समर्पित है। और आज के सेशन में तो कहता हूँ, आप लोग बड़े बड़े बिजनेस गुरुओं के पास जाते हैं चार्ज देके, वो नहीं जाना है। आज ये सेमिनार अटेंड करेंगे तो आपको अपने आप में साक्षात हमारे साथ में बिजनेस गुरु, बिजनेस आइकॉन, बिजनेस कोच आने वाले हैं। आपके लिए मार्गदर्शन बन सकते हैं, आपका ये प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। आज के गेस्ट हैं हमारे उदयपुर से ही, जो अभी मुंबई हाल में है, जैन, पोरवाल और मारवाड़ी परिवार से मिस्टर कुलदीप जैन, जो कि इंडिया की टॉप लीडिंग रूफटॉप सोलार प्रोड्यूसर कंपनी है और क्लीनमैक्स कंपनी के नाम से है, और आप उनके फाउंडर एमडी हैं। श्रीमान कुलदीप जी, आपका स्वागत है। साथ में मैं अधिक समय नहीं लेते हुआ आज का ये वेबिनार चालू करूं। यह मंच हमारे आज के होस्ट श्रीमान जी भगवती लाल जी जैन, BL जैन साहब, और जो कि लिफ्ट इंडिया सिस्टम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। यह एक जॉइंट वेंचर है, इटालियन स्पेनिश कंपनी जॉइंट वेंचर है। और साथ में हमारे प्रिय राकेश जी आज के को होस्ट है, राकेश जी कोठारी, जो उदयपुर से हैं, जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बहुत बड़ा कारोबार, चाइना और हांगकांग में उनका ऑफिस। मैं आप दोनों का इस मंच पे स्वागत करता हूं। और अब मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए एक बार पुनः जो आप यहाँ लाइव वेबिनार में जुड़े हैं उन सब से रिक्वेस्ट करता हूं, अपने घर में जो भी और सब बैठे हैं सबको आप अपने सामने स्क्रीन के सामने लाएं और ये वेबिनार को अटेंड कराएं। अब ये मंच में ज्यादा टाइम न लेते हुए राकेश जी कोठारी आपको सुपुर्द करता हूँ। BL जैन साहब आपको सुपुर्द करता हूँ, आप अपना इंटरव्यू चालू रखें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी। थैंक यू। सभी को सादर जय जिनेंद्र। और सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूं पोरवाल प्राइड फोरम का, जिन्होंने हमको यह फोरम दिया, जहां पर हम कुलदीप जी से, BL जैन मामा साहब से कॉन्वर्सेशन करेंगे। उससे भी ज्यादा मैं आभार व्यक्त करता हूं BL जैन मामा साहब का, जिनको मैंने कल एक फोन कॉल करा था कि मामा साहब अपने को ये कॉन्वर्सेशन करना है कुलदीप से, एंड ही गेव हिज सहमति। तो नॉट वेस्टिंग मच टाइम, I give this platform to BL Jain Saab to take over from here. Thank you. Thank you very much. जय जिनेंद्र साहब, मैं सबसे पहले
ये प्रेजेंटेशन, ये जो कन्वर्सेशन है उसका आउटलाइन देना चाहूँगा। अब ये 3 भागों में डिवाइड करे हैं। पहला होगा कुलदीप जैन का इंट्रोडक्शन, दूसरा होगा कन्वर्सेशन और तीसरा होगा क्वेश्चन आंसर सेशन, जिसमें जो भाग लेने वाले हैं उनको जो भी तरीके की क्वेश्चन पूछना हो वो डायरेक्टली कुलदीप से पूछ सकते हैं, सब्जेक्ट टू टाइम अवेलेबिलिटी। तो अपन इसको शुरू करते हैं। कुलदीप जैन मेरे भतीजे हैं। मेरे भाभी जी श्रीमती राजमणि जी और मेरे सबसे बड़े भाई श्री प्रताप सिंह जी साहब के सुपुत्र हैं। हम लोग मारवाड़ी के नाम से जाने जाते हैं उदयपुर में, बाकी हम लोग यहाँ पे सभी जने जैन लगाते हैं सरनेम में। He is happily married with Nidhi and have 2 children, Dhruv and Dhi, aged 16 years and 13 years respectively. कुलदीप जैन का जन्म मॉरिशस में 1975 में हुआ। उस समय मेरे बड़े भाई साहब मॉरिशस में पोस्टेड थे। वहां पर रेमंड्स की एक फैक्ट्री लाने वाले थे, तो उस सिलसिले में वो वहां पर गए हुए थे। कुछ वर्षों बाद में वापस इंडिया आ गए और यहाँ पे रेमंड्स में ही रहे। कुलदीप जैन की स्कूलिंग आना में सिंघानिया स्कूल में हुई। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, को अकाउंटेंट हैं और इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से एमबीए किया है। एमबीए करने के बाद में क्वेश्चन उठा कि क्या करें, बिजनेस करें, जॉब करें। तो इनके कैंपस में काफ़ी इंटरव्यूज थे, तो उन इंटरव्यूज में ये सिलेक्ट हुए। खास करके 2 जॉब्स उनके कंसिडरेशन में थी और एक जॉब बहुत ज़्यादा पैसा दे रही थी और मैकेंजीज कम पैसे दे रही थी, लेकिन उन्होंने मैकेंजीज को चुना। मेरी उस समय पे बात हुई थी, मैंने कहा भाई क्यों भाई, ऐसा क्यों मैकेंजीज को चुन रहे हो आप? तो बोले मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। और मैकेंजीज जो एक कंपनी है वो इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टिंग फर्म है। उसमें काम किया, आगे चल करके इसमें ग्लोबल पार्टनर भी बना। जनरली मैकेंजी से फर्स्ट एम्प्लॉयज होते हैं, बाद में पार्टनर, लोकल लेवल पे पार्टनर होते हैं, बाद में ग्लोबल पार्टनर बनते हैं। कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद में 2011-12 में अपना बिजनेस क्लीन नेक्स्ट सोलर के नाम से चालू किया। क्लीन नेक्स्ट सोलर मेक्स रूफटॉप सोलर, रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है फॉर द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स। क्लीन नेक्स्ट का मार्केट शेयर करीबन 17% है और इसके बारे में वो और ज़्यादा डिटेल में बता सकते हैं कि क्या उनका बिजनेस मॉडल है वगैरह। 2017-18 में इनकी कंपनी का टर्नओवर करीबन 1200 करोड़ था। कुलदीप जैन जो है इस कंपनी के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इनका बिजनेस हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में भी फैला हुआ है। वहाँ भी उनके साइट्स हैं और इंडिया में तो खैर बहुत जगह पे उनकी साइट्स हैं। इनकी कंपनी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल कम्युनिटी में जैसे इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, वार्बर पंकज एंड यूके क्लाइमेट इन्वेस्टर्स, दे आर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स इन इस कंपनी। इनकी उम्र केवल 45 साल है और 10 साल से भी कम समय में इन्होंने बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाया और इस मुकाम तक पहुंचा दिया। इनको काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं। सच्ची बोलो तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। मैं इनके ऑफिस में अभी तक एक ही बार गया हूँ। जब पहली बार उनके ऑफिस में गया तो मैंने इनके कैबिन में बहुत सारे अवार्ड्स देखे। ये बहुत लो प्रोफाइल है, इवन फैमिली को बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम है, बहुत सीधे हैं। अब 2-3 अवार्ड्स के बारे में बताना चाहता हूँ। एक अवार्ड था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इंडियाज लीडिंग टॉप रूफटॉप सोलर डेवलपर एंड ईईपीसी प्लेयर, ये उनको मिला। फिर फाइनेंशियल टाइम्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन वर्ल्ड बैंक ने भी उनको अवार्ड दिया। अवार्ड का नाम था अचीवमेंट इन ट्रांसफॉर्मेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर 2018। फिर इकोनॉमिक टाइम्स ने भी इनको अवार्ड दिया, उसका नाम था स्टार ऑफ इंडस्ट्री अवार्ड फॉर बेस्ट ग्रीन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2018।
IIM अहमदाबाद, जो कि जहाँ से इन्होंने पढ़ाई करी थी, वहाँ भी इनको अवार्ड मिला, और वो अवार्ड का नाम था यंग एल्यूमिनाई अचीवर्स अवार्ड बाय IIM 2018। ये इनके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मैं चाहता हूँ कि इनसे ज़्यादा कन्वर्सेशन करें और इनसे कुछ सवाल पूछें, ताकि ये अपन लोगों को कुछ सीखने को मिले। खास करके हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन और गर्ल्स एंड बॉयज, यू नो, particularly girls now I would say, because अब तो जमाना ही बदल गया है, और पहले जैसा नहीं है कि भाई गर्ल्स वो कोई काम नहीं करती है, और आने वाली यंग गर्ल्स है वो तो बहुत कुछ काम करना चाहती है। अब मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। कुलदीप जी तैयार हैं? हाँ बिल्कुल सर। कुलदीप जी, मेरा पहला सवाल है, you are working in a prestigious firm as their global partner. Why did you decide to become entrepreneur, which is more riskier proposition? दो भाग हैं इसके, कि एक तो मैं जो जॉब कर रहा था वो क्यों कर रहा था। तो अगर मैं थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में कहूँ तो फैमिली से एटलीस्ट मेरे एक जनरेशन पहले, यानी कि पापा, मोस्ट अंकल्स एंड ऑल, सब पढ़ लिख के प्रोफेशनल्स थे। तो हमने बचपन में यही देखा, और हर समय खास करके मम्मी से या पापा से भी यही सीखा कि अगर मतलब पढ़ाई लिखाई करो, कोई गद्दी नहीं है तुम्हारे लिए संभालने को, पढ़ लिख के आगे बढ़ना है तुम्हें। तो ये पढ़ाई की महत्वपूर्णता जो है, ये हर समय शुरू से स्ट्रेस थी। और पापा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तो लगे हाथ मैं भी बीकॉम कर रहा था, सीए करने का मौका मिला साथ में, तो साथ साथ मैंने सीए और आईसीडब्ल्यूए कर लिया। तो 22 साल की उम्र में फिर मैं निकला, तो मेरे को लगा कि अब सीए तो हो गई है, अगर एमबीए जल्दी से कर लिया जाए, वरना शादी का खतरा है यहाँ पे। तो उसी कारणवश एमबीए भी मैं लकी था, मेरे को एडमिशन मिल गया IIM अहमदाबाद में, तो मैं एमबीए करने IIM अहमदाबाद पहुंच गया। तो और मैं ये जरूर कहूंगा कि हालांकि परिवार में हर समय ये था कि प्रोफेशनल बनना है एंड एम्फेसिस ऑन एजुकेशन, ये हर समय फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जो है, वातावरण के बारे में ये कहा जा सकता है। लेकिन मेरा थोड़ा बहुत शुरू से ये एम्बिशन था कि मैं कभी कोई बिजनेस करूंगा, कभी कोई एंटरप्राइज खड़ी करूंगा। आई रिमेम्बर हम लोग बचपन में पापा रेमंड में काम किया करते थे, तो हम लोग रेमंड की कॉलोनी में रहते थे। तो सिंघानिया फैमिली आया करती थी। तो मैं इनफैक्ट अभी 2 साल पहले हम लोग विजयपत जी सिंघानिया से भी मिले थे। मैं उनको कह रहा था कि अक्सर आप लोगों को मैं देखता था तो मेरे को लगता था कि कुछ करना चाहिए, कि अपना खुद का कुछ करें तो अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे IIM अहमदाबाद से निकल रहा था तो आई फेल्ट कि अगर 25 की उम्र है, लाइफ तो बहुत लंबी है, 40 साल बाकी हैं, और सीखने को ज्यादा मिलेगा अगर मैं शुरू में नौकरी करूं। और आई वाज क्वाइट लकी, मैकिंजी एंड कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म है, और लगभग जब मैं कॉलेज से निकल रहा था ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उन्होंने किसी को जॉब ऑफर दिया हो, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो क्वाइट अ प्रेस्टिजियस ऑफर। तो मुझे लगा कि भाई थोड़ा नौकरी से शुरू करते हैं, धंधा कभी ना कभी कर लेंगे। हर 2-3 साल में मैं सोचता रहता था कि कभी छोड़ लें ये वो, लेकिन फिर 2005-06 में कंपनी ने लगभग 2 साल के लिए लंदन भेज दिया काम करने। तो मैं कहा चलो भाई वो भी देख के आते हैं कि कैसा होता है। फिर लगा कि भाई ग्लोबल पार्टनर बनने में अब केवल 1 या 2 साल ही बाकी हैं, तो बन ही जाएं। फिर लेकिन हाँ ये है कि 2009 में जब मैं ग्लोबल पार्टनर बना, आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं और मेरी वाइफ निधि छुट्टी मनाने गए थे, और मैं तब भी निधि को कहा था कि अब बस मैं मुकाम पे पहुंच गए हैं, अब मुझे छोड़ना है। क्योंकि अगर अब मैंने नहीं छोड़ा तो ये बेड़ियां जो हैं, गोल्डन हैंडकफ्स कहा जा सकता है, ये
भारी से भारी होती जाएंगी, और जो मुझे करना था कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना था वो कभी नहीं हो पाएगा। और एटलीस्ट ये, लेकिन मेरे को कॉन्फिडेंस था कि जब मैं छोड़ रहा था कि मैकिंजी में अगर पार्टनर रहे हैं तो हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत रिस्क है, ये सब तो है, लेकिन बुरा से बुरा क्या हो सकता है? बुरा से बुरा ये हो सकता है कि चले नहीं, और 5-7 साल में आप हार मान के फिर से नौकरी कर लो। तो मैं सोचा कि भाई अभी 35 की उम्र है, 5-6 साल में अगर मैकिंजी में मैं पार्टनर था तो नौकरी कहीं ना कहीं करके मैं एटलीस्ट वापस करियर को ट्रैक पे ले आऊंगा, और अभी कुछ करते हैं। तो फिर 2009-10 से मैं 2009 से मैं ढूंढने लगा कि भाई अगर छोड़ूं तो क्या करूं, कौन सा बिजनेस सेटअप किया जाए। ये थोड़ा दिमाग में चल रहा था। और मैं मैकिंजी में जब था तो आई वाज इंडिया हेड फॉर एनर्जी कंसल्टिंग। तो एनर्जी यानी कि पावर, ऑयल एंड गैस, पाइपलाइंस, ये सब का काम मैं संभालता था। तो अक्सर ऐसा होता है कि बिजनेस के आइडियाज आप जिस क्षेत्र में ज्यादा जानते हैं, ज्यादा फेमिलियर हैं, उधर से ही आते हैं। तो अक्सर मेरे को लोग पूछते हैं कि आपके बैकग्राउंड के ज्यादातर लोग टेक्नोलॉजी में या आईटी में गए, आप एनर्जी में क्यों आ गए? तो मैं अक्सर ये जवाब देता हूँ कि भाई जो मुझे आता था मैं उसमें आ गया। अब whether that was right or wrong I don't know, but based on what I knew I got here. So definitely ये मेरा एम्बिशन था, तो मुझे लगा कि ये एक बार करके देखना चाहिए। और तो वो अच्छा ही रहा अभी तक। देखिए, ये बात तो मैं एग्री करता हूँ कि आदमी को वही करना चाहिए जो उसको आता है, क्योंकि उसमें सक्सेस के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लेकिन आप इतने पढ़े लिखे थे, तो मेरा एक ऑब्जर्वेशन था कि ये जो बिजनेस है रिन्यूएबल एनर्जी का, ये बहुत ही हाईली कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है और मोर रेगुलेटेड बिजनेस है, हाईली लेबर इंटेंसिव है। So why did you choose this business? I can understand that you like, but it required a lot of capital. Did you think about how are you going to provide the capital then? पूरा इतना दूरध्वनि की नहीं सोच पाते हैं, लेकिन मैंने ये सोचा कि एनर्जी जिस क्षेत्र को मैं समझता था उसमें जो बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है वो ये है कि दो बड़े बदलाव आने वाले हैं। एक तो ये है कि फ्रॉम ब्राउन टू ग्रीन, यानी कि जो कोयला बना के या ये ऑयल एंड गैस से जो बिजली बनती है, दैट विल चेंज और ट्रांजिशन टुवर्ड्स ग्रीनर सोर्सेज, क्योंकि ये आज की जरूरत है, ये हमारे प्लैनेट की एंड देयरफॉर सबके समाज की, केवल पोरवाल समाज की नहीं, सबके समाज की जरूरत है। तो मुझे लगा एक तो ये बड़ा ट्रेंड है। दूसरा, ये ग्लोबली ये भी ट्रेंड है कि जिसे कहते हैं डायरेक्ट टू कस्टमर। तो जो बिजली निगम से लेते थे, ओवर टाइम मार्केट्स ऐसे होते हैं कि केवल बिजली निगम की मोनोपोली नहीं रहती। आप अगर बिजली खरीद रहे हो, आप किसी से भी खरीद सकते हो। तो डायरेक्ट टू कस्टमर कहते हैं इसको, कि जो बिजली निगम की लाइन है वो एक जैसे हाईवे है, हाईवे पे आप टोल दे के कोई भी हाईवे पे सफर कर सकता है। हाँ, तो उसी प्रकार ये ग्लोबल ट्रेंड है कि डायरेक्ट टू कस्टमर एनर्जी होना है। तो मैं ये सोच लगाई कि जो बिजनेस अपन सेटअप करेंगे उसमें डायरेक्ट टू कस्टमर ग्रीन एनर्जी का कस्टमर के साथ पार्टनरशिप करके उनकी नीड मीट करेंगे। तो ये थॉट प्रोसेस था और इसमें एक्चुअली काफी ग्रोथ हुआ है। अगर मैं देखूं तो 2013, 14 और 15 में हम जब लगभग साल का 20-30 करोड़ का धंधा करते थे, अब लगभग 1200-1500 करोड़ का हो गया है। तो बहुत अंतर आ गया है, क्योंकि सेक्टर में ग्रोथ था। ये अंतर मेरे काम की वजह से नहीं है, ये अंतर इसलिए है क्योंकि हम लोग शुरुआत से उस सेक्टर में आए जहां पे बहुत एक्सप्लोसिव ग्रोथ होने वाली। तो जब शुरुआत में आए तो मार्केट लीडर बन पाए। अक्सर पहले
2 साल में या 3 साल में मुझे अक्सर लगता था कि जो मैं काम कर रहा हूँ इतना बड़ा नहीं है कि मैं मैकिंजी में पार्टनर था, वो नौकरी छोड़ के मैं ये काम कर रहा हूँ। लेकिन एज अ एंटरप्रेन्योर आई फील अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो जो बड़ी वेव है, बड़ा ट्रेंड है, उसमें आपको ग्राउंड फ्लोर पे घुस के एस्केलेटर ऊपर ले जाना है। अगर आप देखेंगे कि पिछले 30 साल में इस सेक्टर में इतने लोगों ने पैसा बनाया है और मैं आज ये चालू करूं तो वो बन नहीं पाएगा। तो द नेचर ऑफ प्रॉफिट is that you have to get in early and take advantage of that. So and capital की जहां पे बात है सर, तो मैं अगर कैपिटल हमने कैसे रेस किया और क्या किया, तो शुरू में तो ये विचार था कि कैपिटल तो हमारे पास ज्यादा है नहीं तो कैसे करें। तब सर क्या था, 2017 तक इनकम टैक्स ब्रेक हुआ करता था, यानी कि अगर आप रिन्यूएबल प्लांट लगाओगे तो सरकार आपको 100% डेप्रिसिएशन देगी। यानी कि अगर आप 10 करोड़ का प्लांट लगाओगे तो लगभग आपके 3.5 करोड़ रुपए टैक्स में माफी आपको मिलेगी, राइट? दैट वाज द इम्प्लीकेशन ऑफ 100% टैक्स डेप्रिसिएशन। और काफी ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी एसेट्स में लोग इन्वेस्ट करते थे। तो हमने क्या किया कि शुरुआत में वो बिजनेसेस और लोगों को ढूंढा जिनके पास पैसा था। हमारे पास पैसा नहीं था लेकिन दूसरों के पास तो था, और उनको जिसके पास था उसको टैक्स बचाना था, तो हमने उनको ढूंढा और उनको प्लांट्स बेचे, राइट? तो उनको फायदा था कि शुरुआत में टैक्स बच रहा है और सालाना कमाई भी हो रही है, तो उनको एक सर्टेन रिटर्न था, 17-18% का पोस्ट टैक्स रिटर्न बन रहा था, तो अच्छा था वो उनके लिए। तो वो प्लांट्स लगा के उनको बेचे और ऐसे शुरुआत में प्रॉफिट क्रिएट किया। जो प्रॉफिट क्रिएट किया उससे शुरू में कुछ प्लांट्स अपने बैलेंस शीट पे भी लगाए। फिर जब ये टैक्स ब्रेक जाने लगा, क्योंकि सरकार के भी रूल बदल गए, 2016 में सरकार ने कहा कि भाई इतना ज्यादा टैक्स की माफी हम नहीं देना चाहते हैं, रूल्स बदलने वाले हैं। तो फिर हमने काफी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स से पैसे रेस किए। लगभग पिछले 3 साल में 750 करोड़ रुपए इक्विटी कैपिटल रेस किए हमने, और अपने बैलेंस शीट पे अभी प्लांट्स लगभग जो अभी लग चुके हैं और 3-4 महीने में लगने वाले हैं, लगभग 2,500 करोड़ रुपए भी प्लांट्स बैलेंस शीट पे हैं। तो मतलब अगर एसेट बेस देखें तो 2,500 करोड़ रुपए का एसेट बेस है हमारा। तो लेकिन ये पैसे की, इट वाज ऑलवेज अ स्ट्रगल एंड इज नॉट इजी, लेकिन स्टेप वाइज हम लोग ऐसे रेस करते हैं। Okay. I thought I would ask you about the challenges you faced, but probably you have already answered that question. Or you would like to add something about the challenges other than this? Because the initial entrepreneurs usually have the problems from the various agencies. तो चैलेंजेस में आई डोंट वांट टू मेक इट साउंड कि बहुत आसान है सब कुछ, ऐसे ही फट पहले इसको बेच दिया फिर ऐसे पैसे रेस कर दिया, ऐसा तो कभी होता नहीं है। आई रिमेम्बर जब मैंने चालू किया था तब ये सब सोलार वगैरह बहुत महंगा था। 2011 में सोलार से आप बिजली बनाओ तो 16-17 रुपए पर यूनिट ऑफ पावर, तो 17 रुपए की बिजली कौन खरीदेगा। तो हमने चालू किया था गैस बेस्ड को जनरेशन से। एक दूसरी टेक्नोलॉजी है जिसमें नेचुरल गैस जाता है, उससे पावर बनता है एंड सो ऑन। तो हमने सोचा कि इससे चालू करते हैं, लेकिन शुरू करते ही 2-3 महीने बाद जापान में सुनामी आ गया और जो हमारा इनपुट रॉ मटेरियल था नेचुरल गैस, उसकी प्राइसेस 3 गुना बढ़ गई। क्योंकि आपको याद होगा जापान में वो न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था फुकुशिमा का, और फिर वो फुकुशिमा की वजह से सारा न्यूक्लियर बंद कर दिया। तो फिर जापान में बिजली कैसे उत्पादित हो, तो उन्होंने दुनिया की सारी नेचुरल गैस खरीदी, तो नेचुरल गैस के प्राइसेस सडनली दुगने से ज्यादा बढ़ गए। तो सडनली जो बिजनेस प्लान था 2011 के स्टार्ट में, जो काफी अच्छा बिजनेस प्लान था, 2011 का अंत आते आते बिल्कुल ही खत्म सा हो गया था। क्योंकि ये लेकिन ये था कि उस दौरान 1 साल में जहां नेचुरल गैस प्राइसेस दुगनी हो गई, सोलार के भाव कम हो गए,
तो फिर हमने 2012 से चेंज किया, नेचुरल गैस को छोड़ा, सोलार को अपनाया, और फिर तब पैसे भी कहाँ से लाएं, क्योंकि पहले 1 साल में भी घाटे हो गए थे एंड सो ऑन। तो मैं फिर से मैकिंजी में पार्ट टाइम नौकरी करने लगा। तो मैं 1.5-2 साल तक 2 नौकरियां करता था, एक क्लीनमैक्स की और एक मैकिंजी की। और जो मैकिंजी से पैसा आता था वो क्लीनमैक्स में आता था, क्लीनमैक्स की पगार और एक्सपेंसेस पे करते थे। तो ऐसा नहीं कि सब बढ़िया था, शुरू से काफी पापड़ बेले हैं शुरू में। गुड गुड। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी today every business is facing global competition. In this scenario, what is your advice to young generation? Start your own business or get a job? मैंने एक्चुअली हर क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन के बारे में सोचा है, तो मेरा एक प्रिपेयर्ड आंसर है, but it is not on the lines of the part you asked. So I thought about if there are younger people, what advice I should give them, or anyone, what advice I can give this forum. You know, and one and अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो अगर मैं अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, जो स्लाइटली यंगर हैं, करियर अभी स्टार्ट कर रहे हैं और सोच रहे हैं क्या करें, तो उनके लिए ये जरूर मैं एडवाइस देना चाहूंगा, पर्टिकुलरली अपने समाज कि मालिक के पहले कर्मचारी बनना आवश्यक है। एटलीस्ट ये मेरा मानना है कि मालिक बनने के पहले कर्मचारी बनना आवश्यक है। वो इसलिए नहीं कि आपके जो फैमिली में एल्डर्स हैं वो आपको उस धंधे के बारे में डेफिनेटली ज्यादा सिखा सकते हैं, लेकिन आगे के समय में हाउ टू हैव एंड मैनेज टीम्स, आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनको कैसे हायर करना, उनको कैसे मैनेज करना, उनको कैसे रिवॉर्ड करना, हर धंधे का सबसे बड़ा फैक्टर होने वाला है क्या। और आज के जो कर्मचारी हैं, वो पहले का जमाना गया कि इतनी लॉयल्टी थी कि आपने मेरे को नौकरी दी है। एक अलग स्वभाव है आज के दिन सब में, छोटे छोटे आदमी में भी वो अपना ग्रोथ देख रहा है, वो मेरे लिए क्या है इसमें वो देख रहा है, वो केवल लॉयल्टी की वजह से काम कर रहा है, वो वैसा नहीं रहा। तो मालिक के पहले कर्मचारी बने, एंड पर्टिकुलरली क्योंकि अपनी ज्यादातर कम्युनिटी बिजनेस कम्युनिटी है, ये मैं देखता हूं कि अक्सर बिजनेस में क्या होता है, आप पिताजी के साथ या चाचा जी के साथ बिजनेस में जुड़ जाते हैं, एंड वेरी मच पॉसिबल कि इवेंचुअली आप यही करेंगे, लेकिन अगर चालू कर रहे हैं तो एटलीस्ट शुरू के कुछ साल किसी नॉन प्रिविलेज्ड एनवायरनमेंट में नौकरी करें, राइट। नॉट कि अपने चाचा जी के साथ, मतलब जहां पे आपको प्योरली कर्मचारी की तरह ट्रीट किया जाएगा, राइट। तो एटलीस्ट आप ये जान पाएंगे दैट व्हाट इट इज टू earn that money, what it is to be treated, and some often treated poorly. All employees by and large don't get treated very well, often they get treated poorly. So it is very important to have that understanding, which helps in that motivation. So एक तो ये था। दूसरा एक मेरा एडवाइस है या सुझाव है for all the girls and young women in Porwal Samaj. Although to be honest, I don't think there are that many in today's webinar. So I would request all the parents, all the mothers and brothers and husbands to communicate it. कि ये जरूर मेरा ऑब्जर्वेशन है कि एटलीस्ट पोरवाल समाज में लड़कियां लड़कों से पढ़ाई के विषय में आगे हैं, राइट, विच आई एम वेरी प्राउड टू से। आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि लड़कों से काफी ज्यादा पढ़ाई में लड़कियां आगे हैं, और ये उनकी काबिलियत की दाद देता है। लेकिन अक्सर मैं ये भी देखता हूं कि ट्रेडिशन में अपने यहाँ पोरवालों में गर्ल्स एंड विमेन इतना ज्यादा काम नहीं करती, इतना ज्यादा बाहर नहीं जाती, ज्यादातर घर में रह लेती हैं। लेकिन आई थिंक अब जमाना बदल रहा है, so I would certainly say I would encourage
all the fathers, father-in-laws, mothers, mother-in-laws, husbands, brothers, to encourage all the women in their family to work or to fulfill themselves in whatever way they would like to. अक्सर ये अपने परिवारों में कॉन्वर्सेशन करते हुए हर तरफ से हिचक होती है कि अगर किसी को करना भी हो तो बोलें कैसे, करें कैसे, ये नहीं होना चाहिए। और काबिलियत में कोई कमी नहीं है, पोरवाल में लड़कियां तो डेफिनेटली पढ़ाई लिखाई में आगे ही हैं। एंड मेरे खुद के परिवार में आई एम सो प्राउड, मेरी एक भाभी ने रिसेंटली एक ज्वेलरी स्टोर चालू किया, एक और भाभी मेरी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक भाभी डॉक्टर है। सो आई एम वेरी प्राउड टू सी कि सब लोग बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा सर बिजनेस के लिए, एंड दैट इज नॉट अबाउट एज ग्रुप, इट इज नॉट अबाउट यंग पीपल, ओल्डर पीपल एंड सो ऑन, लेकिन आई फील कि लंबे समय में, मतलब 10 या 20 वर्षीय अगर आप अंतर में देखें तो धंधे में क्या धंधा कर रहे हैं इज एज इम्पोर्टेंट एज कैसे धंधा कर रहे हैं। जो हम रोजमर्रा का काम करते हैं उसको कहा जा सकता है कि कैसे धंधा कर रहे हैं, मतलब सुबह शाम लगे रहते हैं, ये वो काम कर रहे हैं। लेकिन अक्सर इट इज एज और मोर इम्पोर्टेंट टू थिंक कि आप किस धंधे में हैं, और उस धंधे में, मतलब टेक्सटाइल्स में तो हैं, लेकिन टेक्सटाइल्स में क्या कर रहे हैं और आप क्यों आगे जाएंगे। तो अगर दुकान है तो व्हाट टाइप ऑफ गुड्स यू आर सेलिंग, व्हाट टाइप ऑफ कस्टमर यू आर टारगेटिंग, तो वो जो या तो आप स्ट्रैटेजी कह सकते हैं या वेयर टू कम्पीट, क्या धंधा कर रहे हैं एग्जैक्टली, उस पे सोच और विचार बहुत आवश्यक है। क्योंकि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, वो तो बिल्कुल है ही है, लेकिन वो मेहनत मल्टीप्लाई हो जाती है अगर आप सही जगह में अपना सही बिजनेस में घुसे। तो ये थोड़ा लंबा हो गया एडवाइस के तौर पे। नहीं, लंबा नहीं है, ये बिल्कुल बराबर है आपका कहना। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का उठता है कि किस टाइप का बिजनेस किया जाए, what business would be, because young people always have a question, everybody knows कि hard work करना चाहिए। Now what kind of business that people can enter into, I mean mathematically speaking, the businesses which have high return on capital employed, which has the possibility of growth so that they can flow back that money into it, I mean that is many people understand, but selection of the business is something, lot of research will have to be done, which means lot of education has to be there and lot of inputs have to be given by the people before starting the business. वो तो मुश्किल है कहना कि कौन सा धंधा करना चाहिए, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि ये ऑलमोस्ट ऑलवेज ट्रू है कि जो धंधे 15-20 साल पहले बहुत पैसे बनाते थे वो आज नहीं बनाएंगे। ये नेचर ऑफ कंपटीशन है कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी ग्राइंड्स आउट रिटर्न्स बारिंग फॉर द टॉप फ्यू प्लेयर्स इन एनी इंडस्ट्री। तो अक्सर इससे केवल एक बात निश्चित तौर पे कही जा सकती है कि आपको ये सोचना होगा कि जो भी धंधे में मैं हूं या जो मैं करना चाहता हूं उसमें आगे जाके अगले 5-10 साल में क्या बदलाव आएंगे, क्या ट्रेंड आएंगे, और मैं कोई ऐसे अच्छे बड़े ट्रेंड को पकड़ूं। मुझे याद है कि मुझे जैसे रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट तो बहुत बड़ा सेक्टर है अपने समाज में, और बहुत समाजों में बहुत सारे लोग रियल एस्टेट में लगे हुए हैं, लेकिन उसमें भी अलग अलग ट्रेंड्स आए हैं जिसमें लोगों ने पैसे बनाए हैं। तो एक ट्रेंड था सपोज 1990 से लगभग 2010 तक कि भाई शहरों के बाहर जमीनें लो और उसका रिटर्न बनेगा। बॉम्बे रियल एस्टेट में मुझे याद है एक जैन भाई ने मेरे को कहा था कि भाई जब हम 1990 में बिजनेस में उतरे तो हमने ये सोचा कि अब पैसे कैसे बनाए जाएं, तो स्लम रीडेवलपमेंट तब चालू ही हो रहा था। कोई
था नहीं स्लम रीडेवलपमेंट में, और हम उसमें शुरुआत से घुस गए, तो उसमें हमारे फिर काफी पैसे बन गए, तो फिर हम एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक चले गए। तो ये हर समय सोचना होगा कि जो भी एरिया में आप हैं या जिसमें आप जाना चाहते हैं, उसमें ये ऐसे कैसे मेजर चेंजेस आने वाले हैं, जिसकी वजह से आप अगर कोई मेजर चेंज को शुरुआत में पकड़ लें, तो अक्सर वो यू कैन राइड द वेव। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज बताइए कि आपने इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया, हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू रेज कैपिटल? You know, they are not going to be convinced so easily. You need to put your historical performance in perspective, give them something concrete, then only they will invest. So would you like to sort of throw some light on that? I think there are a few things. So if you want to raise institutional capital, it is important to have 2 or 3 things. One is transparency of business. So for instance, you know, in terms of honesty, jaise in my business, there is not one penny which I take or make outside of my salary. Right? So ऐसा कुछ नहीं है कि इधर से कुछ कर लिया, उधर से कुछ कर लिया, zero. So without that transparency, लोगों को इतना इंडिया में नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है फैमिली ओन्ड बिजनेसेस के साथ और एंटरप्रेन्योर्स के साथ के लोग इधर उधर से, एंटरप्रेन्योर हर समय पैसा बना लेगा, आपका पैसा बनेगा कि नहीं पता नहीं। तो आखिरकार अगर कोई पैसा दे रहा है तो पैसा बनाने के लिए दे रहा है, आपकी मदद करने के लिए नहीं दे रहा है, वो तो अपने पैसे पे पैसा बना रहा है। दैट इज द सोल पर्पस। सो दैट वाज वन थिंग। Second thing was in terms of we were the market leader in a big emerging segment. So that's why we were in thinking about trends early. तो जो सेगमेंट था तब केवल रूफटॉप में थे हम जब पहली बार पैसा रेस किया था, बट डायरेक्ट टू कस्टमर बिजली बेचना in renewable energy, we were the largest company in India even in 2016 when we raised money, and we continue to be the largest company. So second is we were you know, deserving. Third is in terms, you know, managing, rather performance of the business was good. हमारे जिस प्रकार के clients थे, जिस तरह की प्राइसिंग थी, थोड़ी प्रीमियम प्राइसिंग थी, कॉस्ट पे परफॉर्मेंस अच्छा था, तो सारे डायमेंशन देख के इट वाज क्लियर कि यू नो वी वर डिजर्विंग। लेकिन पैसा बनाने के लिए आता है, तो यू नो एंड देयरफॉर इट इज नेवर इजी। लेकिन द रूट इज नॉट नेसेसरीली कि हर धंधे में इंस्टीट्यूशनल कैपिटल रेज हो। यदि मैं आज कोई धंधा करता, आई वुड लुक फॉर दैट जो थोड़ा कम कैपिटल इंटेंसिव हो, लेकिन जिसमें टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट इनोवेशन का रोल ज्यादा हो, राइट, ताकि रिटर्न ऑन कैपिटल ज्यादा बनेगा। सो बट हमारा धंधा थोड़ा बड़े प्लांट्स, बड़े प्रोजेक्ट्स का है, तो यू हैव टू डू दैट टू प्ले। अच्छा, अभी में इतना ग्लोबल कंपटीशन है, सब जगह पे सब चीजें बन रही है, so what do you think is the importance of networking in the world of business? सब नेटवर्किंग वो तेल है जो अगली साइज ली हो वो उसमें घुस जाए। लेकिन लोग हर समय तेल या ऑइंटमेंट को याद रखते हैं, ये भूल जाते हैं कि रिंग भी परफेक्ट साइज की होनी चाहिए, आपकी उंगली में एग्जैक्ट फिट आनी चाहिए। तो फिर आई थिंक नेटवर्किंग इज हेल्पफुल अ लिटिल बिट कि भाई हाँ, अपन इनको जानते हैं, इधर इस इंडिविजुअल को या इस ग्रुप को ट्रस्ट कर सकते हैं, तो इसके साथ ये किया जा सकता है। तो आई थिंक नेटवर्किंग इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट, लेकिन कॉम्पिटेंस इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड जो डिजर्विंग धंधे हैं उनको हर समय या तो ग्राहक की मदद या किसी मार्केट की मदद या कोई और इंडस्ट्री प्लेयर की मदद, वो मदद मिल जाती है। पहले डिजर्विंग होना पड़ता है, फिर वो नेटवर्किंग से थोड़ा सा ये
काम में आ जाता है। अच्छा, एक चीज बताएंगे आप, you have sites all over the country and abroad. How do you manage your operations? Because it is a large operation and you need to have the informations, sort of instant informations about the places, how the things are going, how the maintenance are going. Would you like to throw some light on this in perspective of in light of the technologies which are available today? तो अगर मैं देखूं कि साइट्स हमारे रफली आज के तारीख में 400 करोड़ रुपए के तो ऐसे प्लांट्स हैं जहां पे पर प्लांट में भी 4 या 5 करोड़ रुपए लगा होगा, और ऐसे आई थिंक 125 प्लांट्स होंगे देश भर में। एंड ऐसे ही कुछ 10 प्लांट्स दुबई और थाईलैंड में भी। लेकिन हर साल 50-60 और प्लांट्स, 50-60 मोर प्लांट्स आर बीइंग एडेड। एंड देन फिर हमारे कुछ प्लांट्स हैं जो काफी बड़े प्लांट्स हैं, पर प्लांट 250, 300, 400 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। तो छोटे प्लांट भी हैं, बड़े प्लांट भी हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, काफी कुछ टेक्नोलॉजी की मदद से मैनेज करते हैं। तो जैसे रूफटॉप सोलार में हर प्लांट पे एक सॉफ्टवेयर है और सिम कार्ड है। तो हर 10 मिनट में हर ये जो कुछ 100 प्लांट हैं, उनका हर प्लांट का हर 15 मिनट का डेटा बॉम्बे में आता है, मतलब हमारे हेडक्वार्टर्स में, और वहां पे सॉफ्टवेयर सिस्टम से हम लोग देख सकते हैं। एंड 1-2 लोग हैं जो मैनेज करते हैं कि अगर कहीं पे भी आउटेज हो गई तो उसको इन्फॉर्म करना। बहुत सारा डेटा एनालिटिक्स चलता रहता है बैकग्राउंड में। तो प्लांट चल रहा है, लेकिन उस प्लांट के किसी क्षेत्र में थोड़ा सा प्रोडक्शन कम है, तो फिर वो इंफॉर्मेशन रिले की जाती है कि भाई, जो सपोज कोई मेरा कॉन्ट्रैक्टर का आदमी वहां पे सफाई कर रहा है, कि भाई ये जाके इधर देखो कि ये इशू है, इसको सॉल्व करो। तो वैसे है। तो काफी कुछ एक सोल्यूशन टेक्नोलॉजी, दूसरा सोल्यूशन डिस्ट्रीब्यूट ऑफिसेज। तो ये नहीं है कि सब कुछ बंबई में ही है। हमारे इंडिया में 6 दफ्तर हैं, तो हर मेजर सिटी में दफ्तर है। दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, बॉम्बे। एंड फिर हर दफ्तर से उस जोन के एरियाज में सेल्स का काम, प्रोजेक्ट्स का काम और एसेट मैनेजमेंट का काम हैंडल किया जाता है। तो एटलीस्ट कंपनी इज क्लोजर टू द कस्टमर एज वेल एज द एसेट्स। Okay. What are your future plans for your business? If I'm asking too much, though, if you don't want to reply, you. नहीं, बिल्कुल. I mean, I'm not expecting you to be very specific, but broadly. Thing is कि जो ट्रेंड्स हैं हमारे बिजनेस में, वो ट्रेंड्स तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि हर साल बिजली विभाग का जो कॉस्ट है वो बढ़ता है। वो मेरा कंपटीशन है। जो बड़ी फैक्ट्री है वो बिजली विभाग से और को बढ़ रही है, और अडॉप्शन ऑफ ग्रीन एनर्जी इज इंक्रीजिंग एंड वी आर मार्केट लीडर। तो अगर हमारा मार्केट बढ़ रहा है तो हम लोगों का भी ग्रोथ अच्छा चल रहा है। तो ये एक अच्छी चीज है कि जो हो रहा है। तो एटलीस्ट हमें लगता है कि 3-4 साल में एटलीस्ट हम लोग जहां पे आज हैं उससे 3-4 गुना तो कर सकते हैं एटलीस्ट, मतलब मार्केट में ये अपॉर्चुनिटी। दूसरी चीज है कि जो हम करते हैं यहाँ की रूफटॉप सोलार, या अब हम विंड भी करते हैं। तो कर्नाटका और गुजरात में हमारे विंड सोलार हाइब्रिड पावर प्लांट्स हैं। इनफैक्ट पहला इंडिया का विंड सोलार हाइब्रिड पावर प्लांट हमने लगाया था। एंड तो वो भी ग्रो हो रहा है। एंड अब हम थोड़ा एनर्जी एफिशिएंसी में एक्विजिशन कर रहे हैं, जिसमें एक दो कंपनी को खरीद रहे हैं जिनका कोई प्रोडक्ट्स हैं जो एनर्जी एफिशिएंसी का काम करती हैं। बिजली बनाती नहीं है, लेकिन जो वेस्ट हीट है उसको रिकवर करके हॉट वाटर देना वगैरह, ऐसा प्रोडक्ट्स और काम है। तो उस एरिया में भी घुस रहे हैं। और अभी तक विदेश में हम लोग दुबई और थाईलैंड में हैं,
और इट इज relatively easy to grow from there. So दुबई से अब हमें एक इजिप्ट में जेबी है, सऊदी अरेबिया जाना है हमें, और थाईलैंड से भी फिर वियतनाम, इंडोनेशिया, ये सब नेचुरल ग्रोथ ऑप्शंस आते हैं. कुछ बताएंगे आप? हेलो. Yeah, Mamasa, go ahead, Mamasa. Oh, अच्छा, he was not visible on this. Deepu, Kuldeep, yeah, who is your inspiration or role model in business? Can you tell me? ऐसा अंकल, I've always felt somehow I've never been able to think of one or multiple individuals as role model. लेकिन ये हर समय मैंने सोचा, और इससे डेफिनेटली आई थिंक मेरे को लाइफ में बहुत बेनिफिट हुआ है कि I always try to learn and see the positive in जिससे मैं मिल रहा हूँ उसकी क्या खूबियां हैं. सब में काफी दोष होते हैं, लेकिन सब में काफी खूबियां भी होती हैं. तो rather than saying looking at negative, I always try to see कि इनसे मैं क्या सीख सकता हूँ. जैसे एक्चुअली कंपनी में भी एक बार किसी ने मेरे को ये क्वेश्चन पूछा था, तो उसको मैं ये वन ऑफ द थिंग्स आई टोल्ड हिम इज कि जैसे परिवार में ऑलवेज फ्रॉम द स्टार्ट आई हैव सीन माय मदर से कि देखो सबसे बना के रखो, नेवर क्रिएट एनी, किसी से कोई बैर ना आने पाए. हालांकि वो परिवार के कॉन्टेक्स्ट में कह रही थी, राइट, रिश्तों के कॉन्टेक्स्ट में, परिवार के कॉन्टेक्स्ट में, और अगर बना के चलो तो इवन अगर कोई कठिन फेज है किसी के साथ, कोई रिश्ते में आगे बढ़ जाए बिना कोई इशू क्रिएट किए तो दरार नहीं आती है और आगे जाके रिश्ते वापस संभल सकते हैं. तो हर समय मैंने ये बिजनेस में डेफिनेटली आई हैव ट्राइड टू अडॉप्ट कि धंधा हो ना हो, ट्रेड हो ना हो, लेकिन एटलीस्ट रिलेशनशिप हर समय एम्प्लॉइज के साथ, कस्टमर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ हर समय कायम रहे. तो जैसे हम इतने गुड्स खरीदते हैं प्रोजेक्ट्स में, सर क्या होता है, एक पेनल्टी क्लॉजेस भी होते हैं हर चीज में कि अगर आप किसी ने लेट सप्लाई किया तो आप ये पेनल्टी लगा सकते हो, ये वो. लेकिन ये पॉलिसी है हमारी कंपनी में कि कॉन्ट्रैक्ट में जरूर होगा, लेकिन हम कभी किसी के ऊपर पेनल्टी नहीं लगाते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उसका पैसा चुरा के हम थोड़ा खा लें. ऐसा कभी ये डिजायर नहीं रहा है. और एटलीस्ट फिर benefit has been कि suppliers trust us, they help us also, and industry reputation is good. So हर समय ये मैंने एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं मैकिंजी में था तो इतने दूसरे पार्टनर्स के साथ भी काम करने का मौका मिला मुझे, और मैं हर समय देखा कि किससे मैंने अगर रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स सीखी कि अगर आप नोट्स बना रहे हो कैसे बनाना, कैसे लिखना. पर्टिकुलरली जब मैं लंदन में था, फॉरेन में राइटिंग स्किल्स आर मच बेटर देन इन इंडिया. तो वो सीखा. कोई और पार्टनर्स थे जिसका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छा था, तो आज भी मैं सोचता हूँ अगर कोई बिजनेस प्रॉब्लम होता है वो कैसे सोचता. कोई और मीटिंग में अच्छे से कम्युनिकेट करता है. तो आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि अगर जिससे भी मिले, कस्टमर हो, सप्लायर हो, कुछ सीखें, कुछ अपने में एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें, बिकॉज लाइफ इज अ जर्नी ऑफ इम्प्रूवमेंट. Good. Here's my last So should we question to take? you. Okay. Sorry, what? जी BLN साहब, carry on. Just one question. We take question answers if you have time. Yeah, go ahead. You are so busy, Kuldeep. How do you maintain work-life balance? 2 महीने में कोरोना से वर्क लाइफ बैलेंस ही चल रहा है. सब बैलेंस है, घर पे बैठे हैं, 4 बार खाना पीना हो रहा है, सब बैलेंस बराबर हो गया है, और पृथ्वी का भी बैलेंस बराबर हो गया है. जो इतने विशाल ओजोन लेयर्स थे वो ठीक हो गए,
बंबई में मैं अपने घर से समुंदर देखता हूँ, इतना साफ हो गया है। तो ये एक छोटा सा पॉजिटिव साइड इफेक्ट ठीक है। है। बहुत नेगेटिव इफेक्ट है कोरोना के, लेकिन ये डेफिनेटली एक छोटा पॉजिटिव साइड अच्छा, इफेक्ट है कि थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस ठीक हो गया। Good. Acha, can we take some question answers? People will ask you directly to you. Rakesh, is that possible? Yeah, that's possible. कुछ I think questions there आ are रहे हैं। quite a few people. Okay, I think Kailash ji want to ask some question, right, Kailash ji? बिल्कुल, मुझे भी एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी, हालांकि पूछिए। कुलदीप जी से मैं रूबरू तो पहली बार ही हुआ हूँ, एक बार पहले कभी वर्चुअली मिला हूँ इसी प्लेटफॉर्म पर, और जैसा राकेश ने मुझे काफी बार इनके बारे में बताया था, बहुत ही इंस्पिरेशन था इनके बारे में। मेरा क्वेश्चन अभी जैसे अंकल भगवती लाल जी बीएल जैन साहब ने बताया है कि आप बहुत लो प्रोफाइल हैं, इसी लो प्रोफाइल से जुड़ा मेरा क्वेश्चन है कि आप हम जैसे पोरवाल बंधु से इतने परिचित क्यों न हो पाए, एक सीधा सा सवाल है। और आपका शारीरिक जीवन क्यों ऐसा रहा है कि हम लोग आपसे इतने मिल नहीं पाए। और इसी के साथ में तीसरा क्वेश्चन भी जोड़ देता हूँ, धर्म में आप कितना आगे हैं, और धर्म ने या पोरवाल समाज ने या अन्य समाज ने आपको क्या दिया और आप क्या देने वाले हैं। मेरा बहुत ही वाइड क्वेश्चन है, शॉर्ट में आप बताइए। ये बात कुछ हद तक तो बिल्कुल सही है कि मैं हर समय ये कहता हूँ कि भाई अपने खुद के परिवार, अपने खुद के रिश्ते संभल जाएं, वही बहुत बड़ी बात है। समाज को तो बाद में आगे जाके बहुत बड़ी चीज होती है समाज। ये बात टू सम एक्सटेंट सही है, लेकिन बाय द वे मेरे परिवार में मैं बड़ा एक्सेसिबल रहता हूँ, ये मेरा मानना है। खैर ये अक्सर मेरे परिवार वाले कहते हैं कि तू मिलता नहीं है, बट इन जनरल परिवार और दोस्तों के लिए मैं हर समय बहुत एक्सेसिबल रहता हूँ। रिलीजन के मामले में बहुत कम नॉलेज है मेरी, बहुत कम रुचि है, और ये अक्सर हो सकता है क्योंकि शुरू में 8-10 साल हम लोग विदेश थे, क्योंकि तब पापा की नौकरी वहां थी। आए भी तो थाना में रहते थे, अब तो थाना बहुत बड़ा हो गया है, तब एकदम दूर दरार माना जाता था। तो ऐसे कोई एनवायरनमेंट जो है वो रिलीजन का एनवायरनमेंट आसपास में नहीं था। एंड आई नो ये मेरी बुआ बहुत रिलीजियस हैं, उनको बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता होगा कि ये मेरा बच्चा कभी रिलीजन में आगे ना बढ़ पाया। लेकिन हाँ, उसमें बहुत ज्यादा मेरी ना तो मैं बहुत जानता हूँ, ना इतना रुचि बना पाया हूँ। अगर गिविंग बैक टू सोसाइटी के हिसाब से, खैर समाज के लिए और अपने भाई बंधुओं के लिए जो इस वेब कॉन्फ्रेंस में मैं ये कहना चाहूंगा कि हर समय यदि मुझसे कुछ बन पाया तो मैं जरूर करने को तैयार रहता हूँ, और जरूर करूंगा। हालांकि जो मेरा इफ यू विल चैरिटेबल काम है is not is only recent, and what we are doing is जो मेरा एल्मा मैटर है, मतलब जहां पे मैं पढ़ाई करके निकला, IIM अहमदाबाद, तो IIM अहमदाबाद के लिए हम लोगों ने एक एंडाउमेंट फंड क्रिएट किया है ताकि IIM अहमदाबाद को बढ़ा सकें और ज्यादा विचलित कर सकें। और तो उसमें मैंने भी 10 करोड़ रुपए दिए हैं, और टोटल मिला के 10 लोगों ने 100 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं। एंड वी आर ऑन द फर्स्ट, आई एम ऑन द बोर्ड ऑफ द एंडाउमेंट ट्रस्ट, द फर्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द एंडाउमेंट ट्रस्ट। आई एम पार्ट ऑफ दैट, बिकॉज आई थॉट कि जहां पे जिस पढ़ाई के मंदिर से मैं निकला हूं और जिसकी वजह से मेरे जीवन में काफी बढ़ाव आया, उसमें जरूर कुछ करना चाहिए। और खैर पढ़ाई और हेल्थ, ये दो विषय इस देश में जितना किया जाए उतना कम है, और डिजर्विंग कॉजेस बहुत है। तो मैंने अपना
क्योंकि थोड़ा सेंटिमेंटल अटैचमेंट भी है मुझे कि यहाँ से मैं खुद पढ़ा हुआ हूँ, तो वहां से अटैचमेंट है, तो इसलिए वहां पे जुड़ा हुआ। राकेश जी कह Kuldeep ji, I have one question, Kuldeep ji. Now, what do you attribute to team building in any organization? What is the importance of team building? मेरे हिसाब से आज मैं शुरू में भी इसलिए लोगों को कह रहा था कि मालिक के पहले कर्मचारी बनो, इज बिकॉज टीम और मैनेजमेंट कैपेबिलिटी ऑफ एनी कंपनी और एंटरप्राइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे आप चलाओगे वैसे चलेगा, राइट? इसके काफी भाग हैं, काफी पार्ट्स हैं। एक पार्ट तो है कौन, विच इज हु यू हायर और हु यू गेट ऑन टू द टीम, एंड उसमें अक्सर चॉइसेस होती हैं कि काबिलियत पे जाएं या वफादारी पे जाएं। वफादारी में अक्सर ये है कि जो अपने परिवार वाले हैं वो वफादार ज्यादा रहेंगे, ये एक सोच आता है। इसलिए आदमी परिवार को क्यों बिजनेस में जोड़ता है, इसकी वजह से कि भाई ये अपने परिवार वाले हैं, ये अपना सही सोचेंगे, इसको इसलिए इनको जोड़ो। तो ये एक प्रश्न उठता है कि काबिलियत या वफादारी, एंड देयर इज नो इजी आंसर बट देयर इज ट्रेड ऑफ। बट मेरे यहाँ फॉर इंस्टेंस मैं लगभग 30% of my time I spend on people issues. So in terms of hiring people, I'm always talking to people in the industry. और अगर मैं किसी को हायर भी किया है तो जब हम लोग मिलते हैं, जब कोई ज्वाइन कर लेता है, तो मैं ये हर समय कहता हूँ कि भाई अब आपको क्लीन मैक्स का टैक्स भरना है क्या। तो टैक्स क्या है कि भाई आप आए हो तो आपसे ये प्रश्न बनता है कि आपने अपने जीवन में कौन से टॉप 1 और 2 पीपल देखे हैं किसी भी लेवल के किसी भी फंक्शन में जो आपने काम किया हो कि भाई ये तो बहुत ही अच्छा है, तो वो कौन है। और वो फिर हमारा डेटाबेस होता है, हम लोग मिलते रहते हैं उन लोगों से। तो एज अपॉर्चुनिटी आती है कि कहीं कुछ वैकेंसी उठी, कहीं हमें ग्रोथ के लिए और लोग चाहिए, तो उनको लेके आते हैं। उसका पैरेलल भी होता है राकेश जी कि अक्सर जो हर आदमी जो आप हायर करते हो वो खरा नहीं उतर पाते हैं। In spite of best efforts, you often feel कि भाई ये it's not working out. शुरू में मुझे बहुत बैर था किसी को कहने में कि मतलब किसी को निकालने में। अब थोड़ा वो बैर निकल गया है, because I realize that जो ठीक से काम नहीं करता है या जिसके वैल्यूज सही नहीं है, वो दूसरों को भी बहुत तकलीफ पहुंचाता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो फिर वो उस खराब आम को निकाल बाहर करना ही ठीक है। हालांकि ठीक से करना चाहिए, उसको अक्सर अच्छी नौकरी मिल जाए वो बेहतर रहेगा, लेकिन वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो एक तो कौन, हु यू हायर। दूसरा ये इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज होती है कि ऑन कॉम्पेंसेशन, मतलब जिसको आपने हायर किया और पर्टिकुलरली जो ज्यादा काबिल हैं, जो आपके बिजनेस में हाई परफॉर्मर हैं, उनको आप कॉम्पेंसेशन कैसे देना चाहते हैं। क्योंकि जो हाई परफॉर्मर है वो अक्लमंद है। जो अक्लमंद है आदमी वो हर समय ये सोच रहा है कि मेरा क्या हो रहा है और मैं कैसे आगे बढ़ूं। वो केवल आपके धंधे को आगे नहीं बढ़ा रहा है, वो खुद को भी आगे बढ़ाना चाहता है, और वो अक्लमंद होगा तो खुद के विषय में भी होना चाहिए। तो अक्सर फिर उसको कैसे पैसे दिए जाएं, और पैसे देयर आर ऑलवेज लिमिट्स के किसी भी धंधे में क्या पैसे दिए जा सकते हैं, कितने पैसे दिए जा सकते हैं। तो एटलीस्ट मैं क्या करता हूं दैट अगर पैसा तो लिमिट्स होते हैं, बट सबको इक्विटी देता हूं, तो ताकि सबको ये लगे कि अगर धंधा सक्सेसफुल हो तो मैं भी सक्सेसफुल हूं और मैं भी इस धंधे का मालिक हूं। मेरे शेयर कम होंगे लेकिन मैं भी इस धंधे का मालिक हूं, केवल एक मालिक और हम सब नौकर, ऐसा सिस्टम नहीं है। या अगर कुछ जगहों में कोई इंसेंटिव सिस्टम्स किए जाएं, तो अगर कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करे तो उसको कुछ रिवॉर्ड दिया जाए, तो ये भी देखना पड़ता है। और फिर उनका खुद का ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसा हो, दैट आल्सो बिकम्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो प्रमोशन हुआ, नई अपॉर्चुनिटी हुई, और अक्सर इसलिए बिजनेस का ग्रो करना भी बहुत आवश्यक है,
क्योंकि अगर आपका धंधा नहीं ग्रो करेगा तो लोग ग्रो नहीं कर पाएंगे, और फिर जो स्मार्ट लोग हैं आपके धंधे में वो अपना राह बाहर कहीं देखेंगे। True. Okay, I think Prakash ji is there. Prakash ji has one question, right? Kailash ji? हाँ, प्रकाश जी है। प्रकाश जी म्यूट है नहीं? प्रकाश जी कैरी ऑन। प्रकाश जी बोलिए। प्रकाश जी का कोई क्वेश्चन था ना? आप जब तक मनीष जी ले लिए, प्रकाश जी के साथ नेटवर्क की कमी लगी, मनीष जी को आप ले लीजिए एक बार। मनीष जी कोई क्वेश्चन है आपका? यस सर, कुलदीप जी से मेरा एक क्वेश्चन है। कुलदीप जी, कैन यू हियर मी? हेलो कुलदीप जी, कैन यू हियर मी? आवाज बहुत अच्छी आ रही है सर, प्लीज बोलिए। सर, मेरा क्वेश्चन है कि स्टार्टअप्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम फंड्स रेजिंग की होती है, तो आप इसके लिए हम यंगस्टर्स को गाइड करें कि फंड्स रेजिंग कैसे होता है। और हमने एक वर्ड सुना है वेंचर कैपिटलिस्ट, उसके बारे में कुछ बताइए। साहब ऐसा है, there is a lot of money available in the world, right? Whether venture capitalist दे आपको या कोई दोस्त रिश्तेदार दे, कोई भी अगर धंधे में पैसा लगाता है तो मुनाफे के एक्सपेक्टेशन से लगाता है। आप भी अगर कोई स्टॉक खरीदते हो शेयर बाजार में तो आपको लगता है कि भाई 1 का 2 होगा इसलिए अपन ले रहे हैं, राइट? सो आई थिंक अक्सर लोग सोचते रहते हैं कि मेरे पास पैसा होता, कोई मेरे को पैसे देते तो मैं बहुत कुछ कर लेता, लेकिन रियलिटी आई थिंक थोड़ी सी ट्विस्टेड है कि यदि वो धंधा पैसे का डिजर्विंग है, हकदार है, तो मिलेगा, कहीं ना कहीं से मिलेगा। और आप किसी न किसी से, चाहे वेंचर कैपिटल से ना हो, किसी और सोर्स से हो, लेकिन जरूर वो फंडिंग मिल सकती है। कैलाश जी, और कोई बचा है क्वेश्चन करने के लिए? एनीबडी एल्स? कोई और कुछ पूछना चाहता है? अच्छा राकेश जी, मेरे प्लेटफॉर्म पर 1-2 क्वेश्चन आए हैं, काफी क्वेश्चन आए हैं, काफी क्वेश्चन मेरे पास आए हैं, बट मेरे पास एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए। एक गैरी सोलंकी करके हैं, गैरी सोलंकी को मैं अभी अनम्यूट करूंगा। कुलदीप जी क्वेश्चन पहले मैं अनम्यूट करता हूँ। गैरी सोलंकी, गैरी सोलंकी आप रेडी हो जाइए, आपका क्वेश्चन मैं आपको लेने जा रहा हूँ। गैरी सोलंकी, उनका क्वेश्चन ये है, कुलदीप सर, जस्ट ए क्वेश्चन, टेल अस अबाउट योर चैलेंजेस that you have faced during the period of becoming from rag to rich, and how did you manage the overcome from all? This is the question from Gary Solanki. सर ये थोड़ा, I read the question earlier from Gary, लेकिन ये challenges वाला अपन ने कवर कर लिया था ना? कवर अप कर लिया, यस। ये अपन ने कवर कर लिया था, ये रिपीट हो जाएगा थोड़ा। राइट सर। विपुल जी कुछ क्वेश्चन पूछने वाले थे। राकेश जी, विपुल जी कुछ पूछने वाले थे। विपुल जी वाला क्वेश्चन हो गया था, आपने पूछ लिया था धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में। दैट इज डन। किस बॉल फेंकने पे मैं क्लीन बोल्ड हो जाऊंगा? उठाया। चलिए कुलदीप जी, थैंक यू वेरी मच। शुड वी कंक्लूड कैलाश जी? नहीं राकेश जी, आप भी अब थोड़ा सा आप अभी एक बार डिस्कशन करें कुलदीप जी से आपकी लैंग्वेज में, हमें आप ज्यादा अच्छा इजी बता पाएंगे। कुछ पेंडिंग रहेगा तो बताइए, मैं पूछ लेता हूँ कुलदीप जी से। टेक्सटाइल सेक्टर, हाँ आई थिंक द होल, अच्छा टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में पूछना चाहते हैं। हाँ, प्रकाश जी पूछना चाह रहे थे टेक्सटाइल सेक्टर और सोलर एनर्जी का क्या लिंक हो सकता है? कुलदीप जी को आवाज गई मेरी? नहीं, बिल्कुल आवाज आ रही है सर, आई कैन हियर यू गाइस। बस हमारे हाँ, I got the question.
तो मनीष जी आप म्यूट पे हो जाएंगे तो थोड़ा क्लियर होगा। सर वैसे सोलर एनर्जी से बनती है ऊर्जा, मतलब बिजली, एंड टेक्सटाइल्स में एटलीस्ट इन सम पार्ट्स ऑफ टेक्सटाइल्स पर्टिकुलरली स्पिनिंग एंड सो ऑन काफी बड़ी बड़ी रूफ्स होती हैं और ये छतें बड़ी होती हैं और बिजली का कंजम्पशन भी काफी होता है। So usage of solar energy for textiles is a strong possibility. हमारे जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन कुछ तो क्लाइंट्स हैं एंड मैं जानता हूं काफी टेक्सटाइल मिल्स को, जैसे अरविंद मिल्स, रेमंड और एसपी ओसवाल ग्रुप में लुधियाना में, इन सब जगह हमारे प्लांट्स लगे हुए हैं। तो आई थिंक वो एक लिंकेज हो सकता है। अच्छा मामा जी, मेरा एक क्वेश्चन है, मैं कुलदीप जी से पूछना चाहूंगा। हेलो कुलदीप जी, गगन हियर फ्रॉम। हेलो, मैं अनम्यूट करना। Yeah, you unmute now. हेलो मिस्टर कुलदीप, गगन हियर फ्रॉम सूरत। हेलो मिस्टर कुलदीप। Yeah, start Rakesh. कुलदीप जी हैं मामा जी? कुलदीप जी म्यूट हो गए, आप उनको अनम्यूट कर दीजिए। कैलाश जी, कुलदीप जी अनम्यूट हो गए, आप उनको अनम्यूट करिए ना प्लीज। हाँ कुलदीप जी म्यूट ही है, अनम्यूट ही है। आप नहीं म्यूट नहीं अनम्यूट। अच्छा अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। ठीक है। हेलो गगन जी को है। अच्छा कुलदीप जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा 15,000 यूनिट पर डे का इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है एंड फॉर मंथली अराउंड 3,75,000 यूनिट हम लोग करते हैं हमारी फैक्ट्री पे। तो हाउ मच इन्वेस्टमेंट वी नीड टू पुट इन सोलर प्लांट फॉर दैट? इन्वेस्टमेंट का तो ये होगा सर कि जितनी आपके छत पे जगह है उस हिसाब से होगा, क्योंकि अगर आप सोलर एनर्जी में स्पेस काफी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो छत का एनालिसिस करना पड़ेगा। लगभग 10,000 स्क्वायर फीट छत पे 100 किलोवाट का प्लांट लग सकता है। और 100 किलोवाट का प्लांट साल में आपको 1.5 लाख यूनिट बिजली उत्पादित करके देगा, ये इक्वेशन बैठता है। और 100 किलोवाट का प्लांट लगभग 40 लाख रुपए का आना चाहिए। लेकिन एक बार चालू हो गया तो बिजली की कॉस्ट आपकी 50 पैसे की होगी, और आज जो है बिजली की कॉस्ट लगभग ग्रिड से आप लेते हैं तो 7-7.5 रुपए की, 7.35 पैसे, हाँ 7.5 रुपए की होगी वो, तो आपको 50-60 पैसे में हो जाएगा। लेकिन उस हिसाब से आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना पड़ेगा। खैर आजकल दौर तो थोड़ा सा कैपिटल प्रेजर्वेशन का है कोरोना की वजह से, कि भाई अपने कोर बिजनेस को संभाल के रखें, बचा के रखें एंड सो ऑन। So this may not be the right time for any business to invest in saving energy costs, but हाँ definitely अगर as and when situation improves, this is something which most businesses should look at. ओके और सेकंड मेरा ये क्वेश्चन था कि सूरत में अभी जैसे हमारा यूनिट बरेली में है, तो वी कैन बाय अ लैंड इन अंकलेश्वर और वहां से हम इलेक्ट्रिसिटी उसकी कंज्यूम कर सकते हैं। हाँ वो तो है। इनफैक्ट मेरे भी प्लांट्स हैं, जैसे आई थिंक मेरा जामनगर में प्लांट है गुजरात में जो आ रहा है, वहां पे विंड पावर भी होगा और सोलर पावर भी होगा, तो आप कहीं और पे भी लगा के उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन बिजली में क्या होता है सर कि अगर आप अपने खुद के छत पे जितना बना सके, छत की लिमिट के हिसाब से, वो हर समय सबसे लोएस्ट कॉस्ट होती है, क्योंकि जो बीच का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है आपको 0 पड़ता है।
ओके, और विंटर में कितना इफेक्ट करता है इसमें? इफेक्ट नहीं करता है इंडिया में। इंडिया में अपने यहाँ ये क्या है, गर्मी के हिसाब से नहीं होता है, ये रेडिएशन के हिसाब से होता है। सो एक्चुअली विंटर इन गुजरात इज फाइन। सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया थोड़ा वो फॉग फैक्टर वगैरह पड़ता है तो जनरेशन कम हो जाता है, लेकिन गुजरात वगैरह में विंटर में कोई ऐसा चैलेंज नहीं है। थोड़ा बहुत रेनी सीजन में बादल की वजह से थोड़ा सा कम होता है। थैंक यू मिस्टर कुलदीप। अशोक जी कुछ अपने क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, मुझे अशोक जी का हेलो हैंड्स अप आया है। हेलो, जय जिनेंद्र कुलदीप जी। हेलो। हाँ जय जिनेंद्र साहब। सर ये आपके पापा जी भी उदयपुर से हैं, आपके मम्मी जी भी उदयपुर से हैं, तो आपको हमेशा सपोर्ट किसका ज्यादा रहा है? हाँ जी आप उदयपुर से हैं, बट आपको पापा जी का ज्यादा सपोर्ट रहा या मम्मी जी का सपोर्ट रहा जीवन में ज्यादा? झगड़ा आज होगा शाम को। हाँ ऐसा अशोक जी आप पापा मम्मी दोनों से पूछ लीजिएगा। नहीं, मेरा ये 45 की उम्र में मम्मी पापा के बीच में चूज करवाने को कह रहे हैं। मेरा ये प्रश्न यूं है कि आपने बीकॉम करी क्या? बीकॉम नहीं। हेलो, नहीं करी। सीए और आईसीडब्ल्यू डायरेक्ट एग्जाम देके आपने पढ़ाई कर ली थी, सीए और आईसीडब्ल्यू करके? बिल्कुल जी सही। और उसके बाद सीए फाइनल कर लिया और 3 हफ्ते बाद ही आपको गेट का एग्जाम आया और 4 जगह से आईएएम से आपको फोन आया था, बात सही है? जी हाँ जी हाँ 4 जगह से आपको आईएएम का फोन आया था। हेलो, मेरे को आईएम अहमदाबाद ने दिया, लेकिन ये भी बात मैं पॉइंट आउट कर लूं, बाकी ने रिजेक्ट कर दिया मेरे को। मेरा प्रश्न इसके लिए था कि आपके बारे में मैंने काफी सुन रखा है और ऐसा सुना है कि आपको ज्यादातर हमेशा सपोर्ट मम्मी का ज्यादा मिला हुआ है। जब आपके पापा ने आपको मना किया था कि आप बीकॉम के बाद डायरेक्ट सी और आईसीडब्ल्यू मत करो और मम्मी ने कहा कर लो, तो आपने कर ली थी, ये बात सही है? तब ये जो लॉजिक था तब, हाँ वो ये लॉजिक था कि बीकॉम के साथ तो मैं सीए तो करना चालू कर लिया था सेकंड ईयर बीकॉम, और मैं आर्टिकलशिप करने जाता था तो काम पे जाता था, तो एनीवे कॉलेज का दौर थोड़ा छूट सा गया था उसकी वजह से। तो ये विचार था कि सीए के साथ एक और कुछ कर सकते हैं, तो आईसीडब्ल्यू अगर कर लें तो 2 डिग्री हो जाएगी और एक बीकॉम की क्या आवश्यकता है वगैरह, तो ऐसा सोचा और फिर मैं एमबीए करने चला गया, तो ये था। लेकिन अगर आज मैं वो करता तो ऐसा नहीं करता, ये भी मैं कह दूं, क्योंकि तब मैंने इतना नहीं सोचा, हम सब ने इतना नहीं सोचा कि भाई अगर सीए में फेल हो गए तो क्या होगा। ये सोचा कि भाई सीए तो हो ही जाएंगे, लेकिन अगर मैं सीए में फेल हो जाता तो बीकॉम भी नहीं था, तो काफी मुश्किल आ सकती थी। और आज तक देखिए कि मेरे पास डिग्री भी नहीं है, मेरे पास सीए और आईसीडब्ल्यू दोनों डिग्री नहीं है, बोथ आर मेंबरशिप्स ऑफ एन इंस्टीट्यूट, दे आर नॉट अ डिग्री। और IIM Ahmedabad also for various reasons is actually a diploma. So you get a postgraduate diploma in business management. तो मेरे पास टेक्निकली 12वीं पास हूँ मैं, और मेरे पास 2 इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप और एक डिप्लोमा है। सर हम तो उदयपुर में पढ़े हैं। ओके बस ओके कैलाश जी, हेमलता जी का कोई क्वेश्चन आ रहा था आईएम के बारे में, उनको अनम्यूट करिए ना प्लीज। क्या नाम से है? हेमलता, उनका आईडी वही आ रहा है, हेमलता। स्कोर actually Hemlata is now on. Hemlata, and strategy for her to get into IIM. Hello. Please go ahead, Hemlata. Hello. Yeah, Hemlata ji, बोलिए। Hello, I'm not Hemlata, I'm Kashish, his daughter, her daughter. Okay, very good. Go ahead. Yeah, actually I'm preparing for CAT exams. So I want to know what you're scoring and what were your strategies to get into IIM Ahmedabad.
वेरी गुड। सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी तो है प्रार्थना, क्योंकि परसेंटेज एडमिशन इज सो लेस, बट जोक्स अपार्ट, वेल एट दैट टाइम कशिश हमारे कैट स्कोर्स नहीं पब्लिश होते थे, हमको या तो कॉल आता था या नहीं आता था, जो आज होता है कि स्कोर मिलते हैं, तब नहीं आते थे। लेकिन इन जनरल आई नो कि टॉप 1% में रहा होगा, क्योंकि अगर टॉप 1% में नहीं होता है तो कॉल नहीं आता है। तो अगर 1 लाख बच्चे लिखते हैं, टॉप 1% मीन्स टॉप 1000, बट उसमें अब जैसे रैंक आते हैं या प्रिसाइज स्कोर आते हैं, तब नहीं आया करते थे। तो आई डोंट नो कि मेरा क्या स्कोर रहा होगा, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा दैट यू शुड think hard about a variety of options. In fact, मैं तो आगे जाके लाइफ में अब अपनी ये फिलॉसफी बना ली है कि हर समय मेरे पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी चारों चल रहे होते हैं, क्योंकि जीवन में क्या होता है, as you become older, one realizes कि too many things can happen. So I would not you should try your best for IIM, and they are very very deserving, but MBA के लिए इतने सारे options हैं, तो hedge your bets, and all the best for your admission. Thank you. I think राजकुमार जी want to ask you पोरवाल मुझे काफी हेड्स अप कर रही हैं। राजकुमारी जी पोरवाल। सर myself राजकुमारी, नमस्कार, जय जिनेंद्र। सर एक मेरा एक क्वेश्चन है, एक्चुअली यू आर फ्रॉम that department that is energy making, and in that also you said that is earlier you were using that is natural gases for developing the energy. Before that is you said that is before that is an incident in the Japan, and now you are utilizing solar energy. So my question is, because whole world is worrying about nowadays global warming, and you change your that is your whole plant into the that is as a like renewable sources of energy. So I want to ask, is it actually effect that global warming on whole world, and your company also benefited when you change your project in that is from the natural gases to the solar energy? ये अनिवार्य है, एंड इसके बगैर जैसे जो कोरोना का अभी चल रहा है, वैसे ही विपत्तियां हमें 50-100 साल तक देखने को मिलेंगी, क्योंकि अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो वो एक ऐसा चेंज है जो आप बहुत आसानी से रिवर्स नहीं कर सकते। आप फिर भी अगर गरीबी हो, भूख हो, आप उसको क्विकली मिटा सकते हैं, लेकिन अगर क्लाइमेट बदल गया, तो अगर हर जगह बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लग गई, फिर आपके क्रॉप्स नहीं उग सकते हैं ठीक से, सी लेवल्स राइज हो जाते हैं, तो जो लो लाइंग एरियाज हैं वहां पे इश्यूज होते हैं, तो बहुत बहुत भयंकर समस्या हो सकती है। इसके सामने कोरोना महामारी वगैरह वो भी फीकी पड़ जाएंगी, क्योंकि ये फिर भी साल भर में, 2 साल में, 3 साल में हम लोग लड़के जीत के निकल पाएंगे। लेकिन अगर क्लाइमेट बदल गया, जो सदियों से नहीं बदला है, और अगर हमने एज ह्यूमन काइंड 200 साल की इकोनॉमिक उन्नति में बदल दिया, तो ये बहुत बड़ा गंभीर इशू हो सकता है। तो इसलिए मैं जो देखता हूं तो कि दुनिया भर में और भारतवर्ष में भी जो भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, वो डेफिनेटली इस मामले में बहुत सतर्क हैं और काफी क्लोजली मॉनिटर करते हैं कि उनका एनवायरमेंटल फुटप्रिंट क्या हो। इनफैक्ट जो बड़े बड़े इंटरनेशनल चेन्स भी हैं, जैसे हम लोग आइकिया से बात करते हैं, इतनी बड़ी चेन है फर्नीचर की, फैब्रिक्स की, फॉर होम डेकोरेशन एंड ऑल। तो जो ऐसे रिटेलर्स भी हैं, आइकिया हुआ, H&M हुआ, ये सब ट्रैक करती हैं बाय सप्लायर, पर सप्लायर, पर प्रोडक्ट क्या कार्बन फुटप्रिंट आ रहा है और इसको कैसे कम किया जाए। तो आज के दिन में जैसे फैब्रिक में अभी तक इतना नहीं आया है, लेकिन यदि आप जैसे डेटा सेंटर में हैं, आप डेटा सेंटर का कोई स्पेस किसी IT मेजर को बेचना चाहते हैं, अगर आपके पास ग्रीन एनर्जी नहीं है
तो आपको नेगेटिव पॉइंट्स दिए जाते हैं, आपको डीसिलेक्ट किया जाता है। मेरे हिसाब से एटलीस्ट फॉर द बिग ग्लोबल चेन्स ये फैब्रिक्स एंड होम फर्निशिंग्स में भी आने वाला है बहुत जल्द कि आपका ग्रीन फुटप्रिंट क्या है, और अगर आपका कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा है, मतलब आपने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है, तो आपको प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। तो ये ग्लोबली बहुत बड़ा विषय है, और ये सोच के भी अच्छा लगता है कि हम थोड़ा बहुत अपने छोटे स्तर में इस ग्लोबल प्रॉब्लम में थोड़ा सा हेल्प करते हैं, क्योंकि जितने हमने प्लांट्स लगाए हैं लगभग अगर लगभग 18 लाख पेड़ों का कार्बन डाइऑक्साइड हमारे प्लांट्स बचा रहे हैं। तो अगर आप इक्विवेलेंस देखें कि हाउ मेनी ट्रीज वुड यू हैव टू प्लांट टू सेव सो मच कार्बन डाइऑक्साइड as is saved by our renewable energy power plants, that number is around 18 lakh trees, 18 लाख पेड़ के बराबर हुआ। लेकिन फिर भी ये जरूर लगता है कि ये लड़ाई हम लोग हार रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक कंपनी की या एक समाज की नहीं है, ये पूरे विश्व भर की है, और दुनिया जो है ये लड़ाई हार रहा है एज ऑफ टुडे। तो हम अपनी बैटल करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, खुश होते हैं कि धंधा ग्रो हो रहा है, लेकिन ये जो लड़ाई है दुनिया लड़ रही है, ये एज ऑफ नाउ दुनिया हार रही है, विच इज नॉट अ गुड साइन। सर बहुत बहुत धन्यवाद बहुत जानकारी देने के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू। Kuldeep ji, can we take more questions, Kuldeep ji? I don't have a problem. ओके, शंकर जी जैन साहब का कोई क्वेश्चन था, आप उनको अनम्यूट करिए ना कैलाश जी। शंकर जी आईडी क्या बताएंगे आप? नहीं, वो मैसेज में आया। शंकर जी हो गया, अनम्यूट हो गया। हाँ हाँ हाँ। आई एम वीरेंद्र जैन, शंकरलाल जी सन। हाय कुलदीप जी। My question was that you are having a very successful career in McKinsey, and then you shifted to becoming an entrepreneur. My question basically is, what points should a person think if he's having already a successful service life to become an entrepreneur on his own? Your journey you have told, but what should be you since you are already in McKinsey, you knew you had a plan of action to be taken. But for new people who are already in the service line, should what should be the points he should look forward to change the line and start its own business? I would definitely say that I don't think that जो अपन describe करते हैं service line is necessarily either less rewarding or less attractive. I definitely feel that in general आप अगर risk को मद्देनजर रखते हो, क्योंकि धंधा करते हो तो काफी risk भी उठाते हो, तो if you adjust for risk, I often feel that I may have been better off. Sometimes I do feel कि अगर मैं McKinsey में रहता तो maybe I would have been better off. At least ये सब रिस्क और ये सब चैलेंजेस नहीं उठाने पड़ते। लेकिन सो आई फील कि आज के दिन में सर्विस वर्सेस बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रेड ऑफ अक्सर ऐसा नहीं है कि केवल बिजनेस में ज्यादा होगा, अक्सर सर्विस में ज्यादा होता है। So that's one thing. And second is I feel it is most of all a personal choice. Linked to your ambition, आपको क्या पसंद है, आपको क्या किस चीज में खुशी मिलती है, and so on. तो ये तो सब पर्सनल चॉइस है। थैंक यू कुलदीप। कैलाश जी कंक्लूड करें? बिल्कुल कर दीजिए, अभी हो गया है। हालांकि मेरे पास भी काफी क्वेश्चन आए थे, लेकिन अब समय ज्यादा हो रहा है, अब अपन इसको बंद करते हैं। तो एक बार आप थैंक्स बोल लीजिए सबको हमारी तरफ से। थैंक यू BL जैन साहब, कुलदीप जी फॉर ज्वाइनिंग अस एंड डूइंग दिस कन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच। आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन
अब सिर्फ कल वापस मिलेंगे अपन इसी टाइम 5 बजे। गगन कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। गगन जी क्या बता रहे हैं? गगन कुलदीप जी, लास्ट क्वेश्चन है मेरा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द बायो एनर्जी? बायो एनर्जी का आप कितना उसके लिए सोचते हैं? टाइप करके भेज रहा था अभी ये रिप्लाई कि आई डोंट नो इनफ अबाउट बायो एनर्जी टू कमेंट ऑन इट। ओके, थैंक यू। तो सभी बंधुओं को मैं आपको जानकारी देता हूं, कल हमारे बीच अहमदाबाद से श्रीमान मिठालाल जी साहब पोरवाल के दोनों सुपुत्र हाजिर होंगे। एक मिनट कैलाश जी एक मिनट। कुलदीप जी की भाभी रिंकल जैन का कोई क्वेश्चन है। शी वांट्स टू आस्क सम क्वेश्चन। तो रिंकल को अनम्यूट करिए ना प्लीज। हाँ, अभी लाइन रिंकल अभी नहीं है मेरे पास। आई थिंक शी इज देयर। नहीं है नहीं, या अभी नहीं। गोरवाड़ा पर होगी। हाँ, गोरवाड़ा है मैं भी। तो रिंकल वहां पर आ जाए, पूछ ले। हाँ, गोरवाड़ा मैंने अनम्यूट कर दिया है और गोरवाड़ा को ये भी कर दिया है। जय किशोरी भैया, मुझे एक सवाल था। आई हैव बीन एसोसिएटेड विद क्लीनमैक्स फॉर प्रोफेशनल पर्पस एंड मैंने इतने सालों से आपके एम्प्लॉइज में दे हैव बीन रिमेन एंड दे हैव बीन वेरी मच अटैच्ड टू क्लीनमैक्स। सो आई जस्ट वांट टू नो, बिकॉज़ द की एरिया किसी भी बिजनेस का टू ग्रो इज ऑब्वियसली द एम्प्लॉइज इन द एचआर। सो other than money prospect, what else is the key point that makes them stay attached with you for so long and to grow more faster? हर समय I feel that for employees and keeping people together, there are many aspects. And earlier I discussed about money and all, because I feel particularly more generally have that thought process कि how do I lessen the money outflow? You know, that's regarded as a good thing in business. लेकिन more than money, I feel एक in addition to money दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक है कि growth opportunity and professional joy। तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। उसमें यह आता है कि टोटली प्रोफेशनलिज्म से काम किया जाए। तो बहुत सारे जो एरियाज या इश्यूज हैं, मैं कभी ऐसे किसी को फोर्स नहीं करता कोई काम करने के लिए, या किसी पे अपना डिसीजन नहीं लाता हूँ। आई ऑन मोस्ट थिंग्स अनलेस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट मैटर्स, द डिसीजंस आर नॉट टेकन बाय मी। जैसे हम लोग साल का लगभग 600-700 करोड़ रुपए का प्रोक्योरमेंट करते होंगे। मैं ऑफ कोर्स आई नो कि क्या हो रहा है, क्या रेट है, क्या प्रोसेस है, लेकिन मैं वो निर्णय नहीं लेता। मैं सप्लायर से मिलता भी हूं तो रेट की बात नहीं करता हूं। मतलब बाकी बातें हो जाती हैं, लेकिन फाइनलाइजेशन मेरी टीम ही करती है। तो एक तो ये प्रोफेशनलिज्म एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ताकि लोगों को प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन मिले। केवल पैसा ही इनफ नहीं है, प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। और तीसरी चीज है फैमिली फीलिंग। ये आई फील जैसे अगर आप मल्टीनेशनल्स वगैरह में देखो तो ज्यादातर मिसिंग है, राइट, विच इज अ नेगेटिव। वहां पे प्रोफेशनलिज्म होगा, कॉम्पेंसेशन होगा, लेकिन फैमिली फीलिंग नहीं आती है। लोगों को लगता नहीं है कि मैं I belong here, I'm taken care of here, and so on. In fact, one of the things we do, मेरी कंपनी में average age group 29 साल का है। I think 29 years is our average age group. तो काफी लोग अनमैरिड भी हैं। तो हमारा एक आशीर्वाद दिवस होता है कंपनी में हर साल। और आशीर्वाद दिवस पे you could call it a family day, परिवार दिवस जैसा, लेकिन काफी कंपनीज में परिवार दिवस यानी कि बीवी और बच्चे। हमारे आशीर्वाद दिवस में एम्फोसिस ज्यादा पूरे फैमिली पे है और एम्फोसिस ज्यादा माता पिता पे है। तो पेरेंट्स, स्पाउसेस, चिल्ड्रन, सिबलिंग्स, क्योंकि भारत देश में अगर हम सोचते हैं कि हमारा कुटुंब कौन है, केवल बीवी बच्चों पे खत्म नहीं होता है। हमारा कुटुंब काफी बड़ा होता है उससे। तो सबको हर ऑफिस में बुलाते हैं। मैं हर ऑफिस में ट्रैवल करता हूँ, तो 2-3 हफ्ते में ये चलता रहता है। हर हफ्ते 1-2 जगह होगा सब लोग। और
और जो फैमिली डे भी होता है वो कोई होटल में नहीं होके अपने ही दफ्तर में होता है। और ये मैंने देखा है कि बच्चों को, पेरेंट्स को, स्पाउसेस को बहुत खुशी होती है देख के कि अपने परिवार वाले कहाँ काम करते हैं, कैसे लोग हैं वहां पे जहाँ पे ये अपना समय बिताते हैं। काफी रुचि रहती है। बच्चे अक्सर आके कहते हैं अच्छा ये है ऑफिस, क्योंकि उन्होंने सोचा है पापा या मम्मी रोज ऑफिस जाते हैं लेकिन क्या है ऑफिस वो देखा नहीं है। तो उनको बहुत अच्छा लगता है। पेरेंट्स को बहुत प्राइड फील होता है कि मेरा बच्चा यहाँ पे काम करता है, मेरा बच्चा बड़ा हो गया, सो मेनी थिंग्स। तो आई थिंक ये 3 पहलू हैं एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड रिटेंशन के। एक पहलू होता है फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, सैलरी, प्रॉफिट शेयरिंग, स्टॉक ऑप्शंस, ये सब फाइनेंशियल रिवॉर्ड बकेट में आया। दूसरा बकेट आता है प्रोफेशनल professional rewards, which is professionalism, meritocracy, delegation of decision making and professional advancement. ये सारे professional buckets में है। और फिर लास्ट में होता है family feeling and values कि भाई ये I can relate to the company values, I feel happy and cared for here। तो ये तीनों का मिश्रण है मेरे हिसाब से जो लोगों को साथ में रखता है। Thank you. कैलाश जी, just wait. Thank you, Bhaiya. Thank you very much for your valuable advice on human resource. So at least when you grow, you know how to keep so many people along with you. Thank you. राकेश जी। हाँ जी कैलाश जी, गो अहेड, आप कंक्लूड करिए। राइट सर, आप सभी का आभार। और कल वापस मिलते हैं इसी समय 5 बजे। कल हमारे साथ मुख्य मेहमान में अहमदाबाद से श्रीमान मिठालाल जी साहब पोरवाल के 2 सुपुत्र रहेंगे। आप सबका बेसब्री से इंतजार। और कुलदीप भैया, BL जैन साहब और राकेश जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपकी ये क्षेत्र बहुत एजुकेटिव रहा। काफी मुझे मिले हैं मैसेज, सबका थैंक्स आया है और आपको सबको धन्यवाद। मीटिंग में एंड करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर।